नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी वड़क्कम। आप सभी को ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ थोड़े से अंतराल के बाद फिर से जुड़े हैं रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह सर। सर की पकड़ बिहाइंड शैडो गेम्स में क्या हो रहा है, फ्रंट में क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स किधर से कहाँ जा रही है, इस पे बहुत सॉलिड है। और आज का मुद्दा वो है जिसपे लोगों की नजर नहीं जा रही है, म्यांमार। म्यांमार के प्रेसिडेंट इस वक्त ओपनली आकर कह रहे हैं कि देश टूटने की कगार पर है। उनकी खुद के फौजी वहां से भागकर मिजोरम की तरफ आ रहे हैं। और इसके अलावा वहां पे जो वायलेंस है वो चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारे मुद्दे आज हम होलिस्टिक तरीके से कवर करेंगे। प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड टू अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिकल गेम्स बिटवीन द सुपर पावर्स दैट इज हैपनिंग ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। इसी के साथ सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, ओवर टू यू सर। गायत्री जी, आपको मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। बिलेटेड हैप्पी दिवाली। और दूसरी बात, मेरे को थोड़ा सा ये वर्ड रिटायर्ड से कष्ट होता है, क्योंकि मैं एक्चुअली मैंने रिटायरमेंट का इंतजार नहीं किया था। एक बहुत बड़ा रिस्क लेके, जब मेरी उम्र केवल महज 42 साल थी और मैंने 22 साल की नौकरी तब तक कर ली थी फौज में, तब मैंने इस जियो पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी में मैंने कदम रखा। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मेरा भविष्य क्या होगा, लेकिन एक पैशन था। तब तक मैंने इस फौज में काफी सेवाएं दी थी और मेरे आखिरी 5 साल रिसर्च और एनालिसिस विंग में थे। तो सारा एक्सपीरियंस जो है विश्लेषण का, वो आप लोगों के सामने मैं लेके आता हूँ। और आज जो आपने विषय चुना है, अ, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और ये सब के बारे में तो हम सबको ही जानते हैं। आप एक आम हिंदुस्तानी से पूछें तो वो कई जगहों का आपको नाम बता देगा। लेकिन जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, उनके बारे में शायद कम ही लोगों को उतनी अवेयरनेस होती है, उतनी चेतना होती है, क्योंकि शायद वहां से डायरेक्ट पैसे का कोई लेन देन नहीं है। इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन फिर भी ये हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, आज हम इनमें से म्यांमार पे बात करेंगे। जो कुछ भी आपने कहा कि वहाँ के हालात कैसे हैं, और मैं कुछ थोड़ा बहुत बांग्लादेश का भी इसमें जिक्र आएगा, तो इसको बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश किया जाए। और अ, अगर आपने सही कहा कि अगर हालात की बात करें, तो हालात, मैं तो 1995 से बहुत क्लोजली इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, म्यांमार को। और जब मैं उस समय डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में था, और उस समय हमने वहाँ पर हमारी जो हमारे बॉस थे उस समय, जनरल नुगियाल, उनका ये था, उनकी अपनी सोच थी कि हमें प्रजातंत्र से कुछ इतना वास्ता नहीं रखना चाहिए किसी मुल्क में। सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए किसी पड़ोसी मुल्क के। वहां पर कौन बैठा है, कैसा बैठा है गद्दी पर, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वहां की प्रशासन प्रणाली क्या है या राजनीतिक प्रणाली क्या है। और उनका कहना सही था, क्योंकि हमने देखा था कि हमने पता नहीं अंग्रेजों के तरह उनका भोंपू बन गए, और हम जमहूरियत जमहूरियत उन्हीं की वोकैबुलरी यूज करने लगे। और इतने बीच में क्या हुआ कि उस समय म्यांमार जो है वो एक आइसोलेटेड हो गया। ठीक है, ये 1998 के कू के, खास करके 1988 में कू हुआ था, जब स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल बना था। और विशेषतः जब 1990 में इलेक्शंस हुआ, जिसमें सू ची जो है वो उसमें उनकी पार्टी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी उसमें विजयी घोषित हुई थी। तो उसके बाद से पूरी दुनिया ने उनको आइसोलेट कर दिया, और वो उनके पास कोई विकल्प नहीं था इसके अलावा कि वो चीन के करीब चले जाएं, और चीन ने उसका काफी फायदा उठाया। तो हमने ये तय किया था कि अब हमको अगर अपने इंसर्जेंसी इन्वायरमेंट पे काबू पाना है, तो हमें उनकी मदद जरूर लेनी होगी। उनको
हम उनको हॉस्टाइल रेजिम नहीं बना सकते। और शुरुआत में भी आपको एक मैं ये बात कह दूं कि जो एक धारणा है कि वहाँ की मिलिट्री है और वो बिल्कुल स्टीम रोलर की तरह है, किसी को मार काट कर देती है, तो ऐसा नहीं है। वो पाकिस्तान के मिलिट्री की तरह नहीं है। वो बिल्कुल बड़े डिवाउट बुद्धिस्ट हैं, ठीक है ना? जो क्योंकि वो भमार से बर्मन, जो वहाँ पे 68% लोग वहाँ भमार है बर्मन से, वो सारे बहुत डिवाउट बुद्धिस्ट हैं। और मैं जब आगे मैं चर्चा होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि इस देश को एक देश के रूप में रखना, राष्ट्र निर्माण तो छोड़िए, देश के रूप में रखना कितना कठिन है। और जब मेरी पूरी जब प्रस्तुति का जब अंत होगा तो मैं दर्शकों पर यह निर्णय छोड़ दूंगा कि क्या फौज के बिना, मैं ये नहीं कहता फौज की हुकूमत, बट बिना फौज के एक एक्टिव रोल के उस देश को एक राष्ट्र के रूप में रखा जा सकता है कि नहीं। तो आपने सही बोला कि अभी हालात जो है वो गंभीर है, चिंताजनक है। जैसा कि उनके प्रेसिडेंट मिंट श्वे ने कहा कि ऐसा भी कुछ लोगों को महसूस हो रहा है कि क्या ये देश एक टुकड़े में बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है ना? और ये सारी जो अभी की जो गड़बड़ आप देख रहे हैं, और ये भी बता दूं आपको कि जब से 1948 से इनको आजादी मिली है म्यांमार को, कोई 56 साल उसमें फौज की हुकूमत रही है वहां पे। बीच बीच में उन्होंने बहुत कोशिश की है और बड़ी जेन्युइन कोशिश की है, मतलब सिविलियन को ट्रांसफर करने की। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये जो हिंसा या ये अब जो अंदर में एक युद्ध चल रहा है, ये कहना ज्यादा सही होगा कि एक आंतरिक युद्ध चल रहा है। और ये शुरुआत हुई है फरवरी 2021 के बाद, जब सीनियर जनरल मिन ओंग लिंग ने तख्ता पलटा, ठीक है ना? और उस समय ये सरकार थी जिसमें सू ची जो थी, जो जिनको स्टेट काउंसलर का दर्जा मिला था, लेकिन वो भी सोनिया गांधी की तरह वो पीछे से, वो पर्दे के पीछे से वो हुकूमत चला रही थी। जैसे सोनिया गांधी विदेशी मूल की महिला है, उसी तरीके से सू ची जो है, इनके हस्बैंड जो है, इनके पति, उनकी तो उनका देहांत हो गया कुछ सालों पहले। वो सब ब्रिटिश थे, वो ब्रिटिश नागरिक थे। इनके बेटे भी जो है वो ब्रिटिश नागरिक हैं। और उनका जो वहाँ की व्यवस्था जो रही है म्यांमार की, ये लोग बहुत पैरानॉइड हैं फॉरेनर्स और आउटसाइडर्स के प्रति। चीन के प्रति भी बहुत पैरानॉइड है ये। तो ऐसे में उन्होंने ये तय किया था कि इनको हम क्यों सत्ता दें और ये करें। लेकिन फिर चलिए वो 2015 के इलेक्शन के बाद, बदलाव 2008 के बाद ही शुरू हो गए थे। और 2015 के बाद इलेक्शन में ये लोग आए तो मैंने कहा जैसा कि नेशनल लीग ऑफ एनएलडी की सरकार बनी। सत्ता, मैंने जैसा कहा कि उसका असली सत्ता की जो बागडोर थी वो आंग सान सू ची के पास थी। और ये जो कहा जाता है कि इनको हमेशा जेल में कैद रखा गया, ऐसी बात नहीं थी। वो किस तरह के जेल थे, ये हाउस अरेस्ट में रहती थी और ये रोज अपना गेट मीटिंग्स करती थी, उस पर कोई रोक टोक नहीं थी इनकी। तो अभी जब इन्होंने सत्ता अभी फरवरी 2021 में ले ली इनसे, तो उसके बाद एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनी है। जो लोग जिनसे सत्ता मतलब जो ऑपोजिशन है उसने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का गठन किया है, जिसको रिकग्निशन बहुत सारे देशों से मिला है, यूरोपियन यूनियन से भी मिला हुआ है। साथ साथ इन्होंने एक पीपुल डिफेंस फोर्स भी तैयार किया। ये पीपल्स डिफेंस फोर्स जो है वो देश के अंदर ही वो सक्रिय है। और वहाँ की जो व्यवस्था है, फौज की व्यवस्था, उन्होंने खुद ये कबूल किया है कि कोई 300
टाउन में से 132 पर पीपल्स डिफेंस फोर्स का अभी कब्जा है। तो अभी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल कहते हैं। और अभी दो जगहों पे भारी युद्ध चल रहा है। एक तो पूरब में बिल्कुल हमारे मिजोरम के बॉर्डर से लगा हुआ चीन का जो इलाका है वहां, सॉरी पश्चिम में, और पूरब में अगर आप देखेंगे तो यूनान प्रोविंस यानी चाइना के साथ जो लगा हुआ जो इलाका है वहां पे ये चल रहा है। एक वहां पे जो मैं पूरब की बात की तो वहां पर एक थ्री ब्रदरहुड अलायंस है जिसमें तीन सेनाएं हैं, अलग अलग सेना पूरब की तरफ, जो आप नक्शा दिखा रहे हैं, जहाँ पे मूजे और ये सब वाला इलाका जो है उसके ऊपर का इलाका। तो इस म्यांमार को समझने के लिए हमको थोड़ा सा और फाइटिंग यहाँ भी चल रही है। अगर आप जो नीचे जो देख रहे हैं जो इनका कैपिटल जो है नैपीटॉ, उधर कया उधर कया स्टेट है, कया के लोग हैं, उनसे काफी युद्ध उधर भी चल रहा है। तो अगर देखें तो पूरे देश में पहले क्या होता था कि ये जो पेरीफेरी है, यानी कि म्यांमार इंडिया बॉर्डर, म्यांमार चाइना बॉर्डर, म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर, म्यांमार लाओस बॉर्डर, इन सबों पे हमें कुछ इनके जो एथनिक अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, और बीच में ये बमार लोग हैं, जो वैली जो है, बमार मतलब बर्मन, जिसके नाम से ये देश बना था बर्मा, जो कि थर्वडा बुद्धिज्म के ये फॉलोअर्स हैं। और कहते हैं कि इस देश का, इस राष्ट्र का जिस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है वो एक एंथ्रोपोलॉजिकल पैराडाइज है। यहाँ पर कई लोग आए, और आपको तो मालूम है कि सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे, मतलब उनका विकास हुआ है। तो यहाँ पर भी कई रिवर हैं, जैसे आपने सुना होगा, ये सब नॉर्थ टू साउथ है। उत्तर से लेकर दक्षिण की दिशा में इरावदी है, चिंडविंग है, सिटांग है, साल्विन है, ठीक है ना। तो उसमें कई तरह के ट्राइब्स का उत्पन्न हुआ, उनका इवोल्यूशन हुआ। तो अगर सबसे नीचे चले आए आप बिल्कुल जहां पे आप देख रहे हैं वो थाईलैंड से जो लगा हुआ इलाका है, उसके नीचे आ जाए तो मॉन्स है। मैं पूरब पूरब की तरफ बात कर रहा हूँ। मॉन्स है, उसके उसके ऊपर अगर आप चले जाए, ये जो लाओस और ये थाईलैंड से ऊपर का लगा हुआ इलाका, वहां पे शांस है, ठीक है ना। और शान पॉपुलेशन कोई 8% है। उसी एरिया में करेन है। मैं अभी सारे पूरब के लोगों के करेन है जिनका 7% पॉपुलेशन है। और अगर इधर आ जाए आप पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पे चिन्स हैं, जो कि आपके मिजोरम बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं। और दुनिया भर में अगर चिन्स की बात करें तो आ, कोई भारत में 1 लाख चिन्ह है, मणिपुर में 1200, सॉरी इंडिया में टोटल 1 लाख, मणिपुर में 1200, मिजोरम में करीब 70,000 से 1 लाख तक, म्यांमार में 15 लाख चिन्ह है, और अमेरिका में भी 70,000 चिन्ह। और काफी चिन्ह अभी, जब यहाँ पे पहले दिल्ली में भी अभी भी हैं, पहले भी थे, वहां से यहाँ उन्होंने आके शरण दिया था। जॉर्ज फर्नांडिस का इनका का बड़ा पेट्रनेज था चिन्ह का, और ये क्रिश्चियंस है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि अंदर में मैंने बोला जैसे कि रखाइन, अराकान चीन के नीचे है, जो ये समुद्री इलाका है उसके साथ रखाइन, फिर चीन, फिर आप उधर से आ जाएं तो ये जो मिचकीना वाला जो एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मित्सु डैम जो आपने लिखा हुआ है, यहाँ पर कचिन्स हैं। उसके नीचे आए तो शांस हैं, फिर करेंट्स है, करेनीज है, मॉन्स है, इस तरीके से। सो देर इज एन इनर बर्मा एंड आउटर बर्मा। तो आउटर बर्मा वो धार्मिक रूप से भी बहुत अलग, ठीक है।
ये चिन्स हैं, वो क्रिश्चियंस हैं। जो करेंस की मैंने बात की वो भी क्रिश्चियंस हैं। तो एक ये मिलिट्री, और जो बीच में जो कोर है, उसमें मैंने जैसा कहा जिसमें बर्मन्स रहते हैं वो बुद्धिस्ट है। और ये बड़े बुद्धिस्ट वहां के अपने राष्ट्र पे बहुत गर्व करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या हुआ गायत्री जी की, जब सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रिक्रूटमेंट हुआ इनका, तो कोई बर्मन को, ये जो बर्मन्स थे उनका रिक्रूटमेंट नहीं इन्होंने किया। ये उसमें सारे चिन्स थे, ठीक है ना। एक 70th बर्मा राइफल्स को खड़ा किया गया जिसमें 3 बटालियन है। तो एक बटालियन करेंस की थी, एक कचिन्स की थी, और तीसरी चिन्स की थी। ये तीनों के तीनों क्रिश्चियन, ठीक है ना। और अंग्रेजों ने क्या किया कि ये देखिए, ये सारे जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है ना, उनका जो बुद्धिस्ट जो उनका संस्थाएं हैं, उनका हमेशा से बड़ा बोलबाला रहा है। श्रीलंका में भी आपको शायद मालूम होना चाहिए कि जब श्रीलंका में कोई प्रेसिडेंट जब कार्यभार संभालता है, तो उसको सबसे पहले वो जाता है वहां के बुद्धिस्ट जो हेड है, या वहां की जो बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन है, वहां से आशीर्वाद लेता है। तो ये उनका एक उनके रग रग में, मतलब वो बौद्ध के प्रति ये श्रद्धा है। अब अंग्रेज जब आए, तो अंग्रेजों ने 3 उसमें कैप्चर किया था। 1826 में ये जो यांगोन का एरिया है वो कैप्चर किया था। फिर 30 साल के बाद उन्होंने बीच तक आए थे, ठीक है। 1856 में बीच तक का एरिया किया था, और फिर 1885 तक में उन्होंने पूरे म्यांमार पर कब्जा कर लिया था। तो उन्होंने इसको संघ जो था, बुद्धिस्ट संघ जो था, और स्टेट को उन्होंने अलग कर दिया। और इसी जमाने में एक मिशनरी होता था, एडिनोराम जॉनसन, ठीक है ना। एडिनोराम जॉनसन, ठीक है। तो ये भारत में आया था। भारत में भी इसने, आपने देखा है कि ये जितने पर आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम में, और ये मणिपुर में, इसी ने लोगों को, ही डाइड इन 1850, इसी ने लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था। और फिर म्यांमार में भी आकर ये चिन्स, ये करेंस, ये कचिन्स, एक्चुअली उसने मिशनरी वर्क के द्वारा वहीं पर लोगों को कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर एक तरह का आप देखेंगे कि हमारे बीच और उनके बीच में एक तरह की हिस्टोरिकल कॉन्ग्रुएंसी है, एज फार एज कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इज कंसर्न, बाय वन मैन एंड हिज फॉलोअर्स लेटर, एडिनाराम जॉनसन, ठीक है ना। तो सॉरी, एडिनाराम जटसन उसका नाम था, ऐसा स्टैंड करेक्ट। अब अब देखिए कि हम कहते हैं कि ये अंग्रेज भाई लोग, ये तो यूं कहते हैं कि हमारा मतलब कोई वास्ता नहीं होना चाहिए स्टेट का मजहब से। लेकिन जब यूएस एम्बेसी 2015 में जब सैंक्शंस वगैरह तब तक खत्म हो चुके थे, यूएस एम्बेसी फिर से दोबारा वहां पे सक्रिय हो गई थी म्यांमार में। तो उन्होंने पहला काम किया कि एक मोलमिन एक जगह है, आपको सेंट्रल मांडले के से और थोड़ा सा ऊपर में मोलमिन जगह है। वहां पर एक हिस्टोरिकल चर्च था, जो कि 1827 में ये एडिनम जटसन ने बनवाया था। उसको रिवाइव करने के लिए, रिफर्बिश करने के लिए, उसको $1,25,000 का उन्होंने योगदान दिया था, ठीक है। तो दिस इज, मैंने आपको बोला कि देखिए, रिलीजियस तौर पे, मजहबी तौर पे, रिक्रूटमेंट के तौर पे, और किस तरह से इनर और आउटर बर्मा में किस तरह से डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। लेकिन जब 48 में जब इनको ये मिला, उसके पहले 48 में जब इनको आजादी मिली ब्रिटिश से, तो उसमें फरवरी 47 में
एक वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई जो कि बड़ी फेमस कॉन्फ्रेंस है, पैंगलोंग कॉन्फ्रेंस। और उस कॉन्फ्रेंस में ये जितने जो है आपके ये करेंट्स मॉन्स सॉरी ये जितने कचिन चिन सभी शामिल हुए, जितने ये ग्रुप्स जो थे उसमें। और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे ओंग सैन। ओंग सैन जो थे वो सूची के पिताजी थे। अब उसमें 23 सिग्नेटरीज थे। और यही तय किया गया कि उसमें उसमें कई करेन और मॉन शामिल नहीं थे, लेकिन ये जितने एथनिक ग्रुप्स हैं उनका एक ओंग सॉन्ग के साथ समझौता हुआ कि भाई ऐसा है कि हम आपके साथ, हम बर्मा यूनियन ऑफ बर्मा आपके साथ मिलके बनाएंगे, और 10 साल के बाद हम विचार करेंगे कि फिर ये आगे का रास्ता क्या होगा। क्या हम यूनियन ऑफ बर्मा के साथ रहेंगे या हम नहीं रहेंगे। तो ये एक तरह का एक प्रोविजन उनको दिया दिया गया था। तो उसके बाद अगर ये शायद पैंगलोंग कॉन्फ्रेंस नहीं होता तो यूनियन ऑफ बर्मा भी नहीं बनता। और उसी समय ये सेपरेट कचिन स्टेट की भी मांग थी। शांत जो थे उनको फाइनेंशियल, जो मैंने कहा पूरब की तरफ जो शान है, उन्होंने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात की थी। तो ये सिलसिला चलता रहा, आपको मालूम है। और फिर 1962 में नीविन जो थे, उन्होंने, उसके पहले इनका ये ओंग सैन का कत्लेआम, सॉरी रॉन्ग वर्ड टू से, ही वाज असैसिनेटेड, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। वो पहले जब जापानीज थे तो जापानीज के साथ आ गए थे। फिर जब उन्होंने देखा कि जापानीज हार रहे हैं तो फिर वो अंग्रेजों के साथ मिलके मिलके चले गए थे। ओंग सैन सू की के पिताजी का बता रहा हूं मैं, जनरल ओंग सैन के बारे में। तो उसके बाद फिर ये चलता रहा। और 1948 से 62 तक किसी तरह के सिविलियन सरकारें थी, लेकिन 1962 में जनरल नीविन जो थे उन्होंने तख्ता पलट किया। और फिर उनके देन ही, जैसे कि पाकिस्तान में होता है कि हर डिक्टेटर एक पॉलिटिकल पार्टी को की उत्पत्ति करता है, उन्होंने उन्होंने भी बर्मा सोशलिस्ट पार्टी ऐसे कुछ बनाया था। महंगाई बहुत बढ़ गई, उनसे नहीं मैनेज हो पाया, इकोनॉमी टोटली मिसमैनेज था। फिर वहां पर बड़ा हंगामा हुआ, कत्लेआम हुआ बहुत बड़ा। ये फिर 1988 में फिर से दोबारा फौज ने नीविन को हटा के कब्जा कर लिया। यूं कहें, ये भी कहा जाता है कि नीविन ने खुद ही कहा कि तुम, हम, मैं गद्दी छोड़ रहा हूं, तुम लोग ले लो। तो फिर वो स्टेट, जब फौज ने जब वहां पर अपने को आप जब सत्ता ले लिया, तो उन्होंने उसका नाम रखा है स्टेट लॉ एंड ऑर्डर काउंसिल, ठीक है ना। स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोरेशन काउंसिल, कि भाई हमने सत्ता लिया है, हम सब कानून व्यवस्था करके फिर हम सिविलियन रूल, हम इलेक्शन करवाएंगे जब सब शांति हो जाएगी। तो उस समय ये जो यही स्लॉक जो था, फिर एक बार जो सत्ता ले लेता है देता कौन है। तो एसडीपीसी उसका फिर आगे जब उसका नाम रख दिया डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, एसडीपीसी, स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल। लेकिन उनकी एक, गायत्री जी, सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने जो कोई 16-17, ये जो मैंने बोला ना, ये सारे चारों तरफ पेरी फेरी में जो ये इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उसमें से 16 में से करीब 14, जहां तक मुझे नंबर याद है, उसके साथ इन्होंने एक तरह का पीस का समझौता, शांति का समझौता कर लिया था। लेकिन ये शांति का समझौता जो था वो बड़ा टेनुअस था। उसमें कुछ के साथ तो ये था कि आप, ठीक है, आप अपनी सेना भी रखें, आप अपने हथियार भी रखें, लेकिन आप हथियार अपने उसमें बंद रखेंगे। इस तरह की, मतलब दैट वाज अ वेरी टेनुअस, एक बड़ा ढीला सा एक उनको ढीले तरीके से उनको फोल्ड में लाया गया था, नेशनल फोल्ड में। और उसके बाद जब बात होती है इसकी, फिर 2008 में आपको बताया मैंने, ये सिलसिला चलता रहा और फिर संविधान में बदलाव आया। और उसके बाद जो अमेरिका ने बहुत टफ सैंक्शन इन पे लगाए हुए थे। अब उसके कारण मैंने कहा कि आपको, उनके पास कोई विकल्प नहीं था चीन के तरफ तरफ जाने के लिए। आखिर उनको उनको भी सरवाइव करना था। और
एक बात मैं बता दूं आपको, जैसा मैंने कहा कि ये बाय नेचर और बाय परिस्थिति के कारण म्यांमार के जो लीडर्स हैं, दे आर वेरी पैरानॉइड अबाउट आउटसाइड पावर्स। कोई हो, चाहे वो जैसा मैंने कहा, कोई अमेरिकन हो या चीन हो, ऐसा नहीं है कि वो चीन के बारे में स्केप्टिकल नहीं। और उन्होंने कई विकल्प भी ढूंढने की कोशिश की है। अ, लेकिन इस टाइम क्या, इस पहले और अब में फर्क, जो अभी की जो हालात की बात करें, फर्क ये है कि ये जो आपको मैंने बताया, ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, ये पीपल्स डिफेंस फोर्स जो है, इसके साथ ये जितने ये जो एथनिक जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो भी कई उसका शामिल हो चुके हैं उसमें। अब उसमें ये एक शान को छोड़ के उनके साथ कचिन भी हैं, चिन भी हैं, ये सब इनके साथ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के साथ एलाइड है। तो ये फर्क आ गया है कि अंदर में भी अब बवाल हो रहा है और फ्रिंजेस पेरीफेरी में भी बवाल हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं एक आपको इसमें एक डाइग्रेस करूंगा इसमें, कि देखिए, आप जब वहां की सेना की कल्पना करते हैं ना, तो जो भी उनकी 4 लाख की सेना है, ये है, गायत्री जी, वहां गरीबी बहुत है। और कई जगह पे सेना को इस तरीके से, सेना को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं होते। टोटल पॉपुलेशन ऑफ म्यांमार इज 5 करोड़। अब उसमें आपने देख लिया कि ये इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं चारों तरफ, बीच में बच गए ये 68% बर्मन। ठीक है, तो एक सेना खड़ी करना वहां बहुत मुश्किल है। तो वहां पर सेना को ये कहा गया है कि भैया ठीक है यार, तुम अपना उधर पोस्ट संभाले रहो, अगर तुम चाय वाय की दुकान भी चलाना चाहते हो तो तुम चला सकते हो। इस तरीके से तो ऑन द होल गरीबी बहुत ज्यादा है। और हमने जो देखा कि हम जब कहते हैं कि आप हमारे ये जो उल्फा है, या ये जो आपके नागा इंसर्जेंट्स है, उनके यहाँ जिनके कैंप्स है, आप उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते, तो एक्चुअली उनका प्रेजेंस बहुत थिन है। और वो कहते हैं कि नहीं, हम, आप कहिएगा, हम जब भी ये करेंगे, आप जब कहेंगे हम आपके साथ कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस करेंगे, जॉइंट ऑपरेशंस नहीं। दे आर वेरी प्राउड टू टू कॉल इट जॉइंट ऑपरेशन। कहते हैं हाँ, हम दोनों मिलके हम कार्रवाई करेंगे, और किया है उन्होंने। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने किया है। तो इसमें एक पश्चिम की तरफ आजकल एक ऑपरेशन 1027 चला हुआ है। ठीक है ना, ऑपरेशन, ये तारीख पे है, ये 27 अक्टूबर से चला हुआ है 1027। इसमें ये 3 आर्मीज का ब्रदर, इंसर्जेंट ग्रुप्स का ये ब्रदरहुड अलायंस इसको बोल रहे हैं, जिसमें कोकांग है, एक MNDAA है, टैंग है, और ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के लिए नहीं लड़ रहे। ये सब, इनमें चाइनीज बहुत है। जो वहां पे 2% चाइनीज है पॉपुलेशन में, यहाँ पे इसमें चाइनीज बहुत है। ये अपनी टेरिटरी के इंटरेस्ट में लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, इसका फायदा मैं समझ सकता हूँ कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को जरूर मिल रहा होगा। चीन ने भी इनको रोकने की कोशिश नहीं की है। हालांकि चीन बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता है, ट्रेड भी बहुत ज्यादा है चीन के साथ, लेकिन वो भी इनको रोकने की कोशिश नहीं करता है। क्योंकि याद रहे कि हर कंट्री दूसरे कंट्री में कुछ लिवरेज ढूंढता है, और ये उनके लिवरेज है, जो ये जिसका मैंने नाम लिया, ये TNLA, MNDAA, कोकान जो इलाका है, वहां पर ये सब सब लिवरेज है, और ब्रदरहुड अलायंस का हिस्सा है। और अभी ये उसको भी ये टारगेट कर रहे हैं। शान इलाके में क्या हो, मैं शान इलाके पे थोड़ा आऊंगा। वहां पे क्या है, ये इन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया हुआ है इसके साथ, म्यांमार अथॉरिटीज के साथ, जिसको हुंटा बोलते हैं। यू राइट इट एज JUNTA, बट यू प्रोनाउंस इट एज हुंटा। उनके साथ वो किया हुआ है। और वहां पे क्या है, ये वो इलाका है जहां पे ये आपका द फेमस गोल्डन ट्रायंगल इज देयर। ये शान के बारे में बात कर रहा हूँ। इट ऑल्सो, ये पूरब की तरफ जो मैंने कहा था, ये ठीक है, यूनान के एरिया में नीचे। तो वहां पे यहाँ पे
आपके कई कसिनोज भी चलते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम इंडस्ट्री वहां पे बैठ गया है। और लोगों को, कई देशों से लोगों को वहां पर पता नहीं किस तरीके से जॉब का लालच देके और ये वो करके वहां से उसको बेस बनाकर कई साइबर क्राइम के मतलब वहां वहां से अटैक्स हो रहे हैं, खास करके चाइना पे। और एक आंकड़े के मुताबिक चाइना हैज लॉस्ट अबाउट $40 बिलियन बिकॉज ऑफ दैट साइबर क्राइम। तो वो कहते रहे मैन, वो कहते भैया कि तुम एक्शन लो, ये लेते हैं बीच बीच में एक्शन, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसीलिए वो जो मैंने ये थ्री ब्रदरहुड अलायंस का जो मैंने बात किया, वो उनको भी टारगेट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें चाइनीज चाइनीज का भी ब्लेसिंग्स है, ठीक है। और जहां तक चाइना और म्यांमार का सवाल है, तो देखिए उनका चाइना के साथ 2129 किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है ना। और बड़ा क्लोज जोग्राफिकल इंटरफेस, जैसे हमारा 1643 किलोमीटर का है, उनका 2129 किलोमीटर का बॉर्डर है म्यांमार के साथ, ठीक है। ये भी आपको बता दूं कि म्यांमार ये पहला देश था जिसने पीआरसी को रिकॉग्नाइज किया था। और उन्होंने पनिकर साहब जो थे उस समय इंडिया के एम्बेसडर चाइना को, उनको रिक्वेस्ट किया था कि ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा सा डिले कर दीजिए ताकि हम पहला कंट्री बने इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है ना, पीआरसी को। लेकिन यहाँ पे क्या था कि ये जितने आपके चांग काई शेक के जो सोल्जर्स थे कुमनटांग के, वो सारे के उसमें कई यहाँ पर आए थे। ये शान के इलाके में उन्होंने शरण लिया था। और यहाँ पर सीआईए ने इनकी काफी मदद भी की थी कि इसको बेस बनाकर आप यहाँ पर डिस्टेबलाइज करें। और उस समय कोरिया में भी युद्ध चल रहा था, तो ये एक डाइवर्जन चाहते थे कि उनको चीन का जो है उसके लिए एक डाइवर्जन तैयार करे। तो इन्होंने थाईलैंड में ट्रेनिंग दिया और ये कई कुमिंटंग पे लोगों को वहां पे एयर ड्रॉप भी किया, काफी हथियार भी ड्रॉप किए ये शांत स्टेट में। परंतु वो कुछ इनके अपने जो माओ के जो इंटेलिजेंस नेटवर्क था थाईलैंड में, उन्होंने उनको पहले से आगाह कर दिया। इनको कई बार, एक बार तो इनको स्लॉटर कर दिया गया बिल्कुल। उसके बाद भी ये लड़े नहीं, उसके बाद ये वहीं बस गए शान इलाके में। और वहीं पर ये फिर ये धंधा शुरू हो गया आपको, ये आपको ओपीएम का और इसका। ये तो ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि अमेरिकन बहुत बड़े, उनका बड़ा ये योगदान है ये गोल्डन ट्रायंगल को स्थापित करने में, जिस तरीके से गोल्डन क्रिसेंट को स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान, ठीक है। तो अब वियतनाम वॉर में ये सबसे बहुत बड़ा सक्रिय था ये गोल्डन ट्रायंगल का इलाका जो है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 67 में यहां तक हुआ। मैंने कहा देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप नीति बनाते हैं ना तो सोच समझ के बनानी चाहिए। 1967 में ये इतने तंग आ गए थे चाइनीज से कि कोई चाइनीज अपना कल्चरल रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करने कर, करने की कोशिश कर रहे थे, एक्सपैंड करने की। और आपको याद होगा गायत्री जी की 67 68 का ही मामला ये सब, जब ये चंडाल लोग, चारू मजूमदार, ये सब एवरीथिंग वाज हैपनिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये कल्चरल रेवोल्यूशन का हिस्सा ही था कि ये माओइज्म यहाँ पर आए, ठीक है। लेकिन इन्होंने बड़ा विद्रोह किया इसके खिलाफ। हमारे यहाँ विद्रोह नहीं हुआ। तो 1967 में ये कल्चरल रेवोल्यूशन के खिलाफ म्यांमार में ये हुआ, ठीक है। और लेकिन अभी क्या है कि रोहिंग्या के इशू में चाइना ने बिल्कुल साथ दिया है म्यांमार का। म्यांमार ने यूगुर मुस्लिम्स के मसले पर चाइना का साथ दिया है। चाइना आज उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। जनवरी 2020 में शी जिनपिंग सू ची से मिले, ठीक है। और अभी जो सीनियर जनरल है मिन ऑन्ग लॉन्ग जो अभी शासक है, उनसे भी मिले, ठीक है। और चाइनीज का एक बड़ा वो है, लोगों को ये समझना चाहिए कि, और उनसे सीखने की भी जरूरत है कि चाइनीज कभी भी दे डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ठीक है ना।
वो ये नहीं है कि अगर वो मिलिट्री हुंटा से अगर उनके नजदीक संबंध है, तो उसके काफी गहरे संबंध उन्होंने डेवलप कर दिए थे हाल के दिनों में एनएलडी से, सूची से, ठीक है ना। और वहां पर मित्सोर डैम जो आपने नक्शे में दिखाया, वहां पर एक डैम 3.6 बिलियन डॉलर से वो चाइना बना बना रहा था, जिससे कि कहते हैं कि बहुत फायदा होता है। ये इरावदी रिवर के ऊपर में चाइनीज प्रोजेक्ट था, जिससे बहुत फायदा होता म्यांमार को। लेकिन कहते हैं कि अमेरिका की जो सीआईए है, उसने ये इस वहां पर काफी हंगामा करवाया और अभी वो स्थगित है, इट इज सस्पेंडेड, ठीक है। तो अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1988 में के पहले चाइना म्यांमार का जो ट्रेड था ऑलमोस्ट नील था, ठीक है। फिर मैंने जैसा कहा, म्यांमार आइसोलेटेड हो गया, कोई विकल्प नहीं था। उसके बाद 1988 से 1995 तक हर साल 25% वृद्धि थी ट्रेड में। और आज हालत ये है कि चाइना और म्यांमार ट्रेड इज टू द ट्यून ऑफ $10 बिलियन, ठीक है ना। म्यांमार तेल, गैस, कॉपर, रेयर अर्थ सब सप्लाई करता है, ठीक है। अब मैं आता हूँ ये सबसे बड़ी चीज जो सब आपके दर्शक भी जानना चाहेंगे और आप भी इंटरेस्टेड होंगे उसमें, कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हंगामा हो रहा है म्यांमार के अंदर में, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। और कहीं पर आप इसको आप मिडिल ईस्ट से भी जोड़ के देख सकते हैं, जो हमारा हमास वाला मुद्दा है उससे भी जोड़ के देख सकते हैं, बांग्लादेश से भी इसको जोड़ सकते हैं। ये इलाका जो है, ये जो आप हंगामा देख रहे हैं वहां पर, और ये जो उथल पुथल देख रहे हैं, और यही नहीं, आप इसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी जोड़ के देख सकते हैं, कि जो ऑपोजिशन की ताकतें, ऑपोजिशन के मतलब दोज हु आर अपोज टू चाइना, उन्होंने कहीं ठान लिया है कि हम इस बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हम अब इसका इसका हम इसको रोल बैक करते हैं, इसको खत्म करते हैं, इसको इतनी आसानी से हम इसको एक्सपैंड नहीं करने देंगे। अब आपको तो मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक थ्रस्ट रहा है चाइना का, और यूनान प्रोविंस से पाइपलाइंस, 2000 किलोमीटर से लंबे गैस और ऑयल पाइपलाइंस वहां वहां पे, जी बिल्कुल, आपने ये जो चॉक व्यू आप दिखा रहे हैं, ये पाइपलाइन है जो कुंमिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। और एक मांडे और कुमिंग के बीच में एक हाई स्पीड रेल लिंक भी बन रहा है। चौकफू में एक इंडस्ट्रियल पार्क है, और उसको डीप सी पोर्ट के तौर पे उसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। वो चौकफू के थोड़ा सा ऊपर में सिटवे है एक जगह, वो सिटवे में एक नेवल बेस बन रहा है इसके मदद से, म्यांमार के ऊपर से, ये चाइना की मदद से, ठीक है। फिर उसी के अगर आप उसके ऑफ द कोस्ट चले जाएं, चौकपुर और सिटवे के, तो वहां पे कुछ नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, जिसमें इसमें एक्सक्लूसिव राइट्स, जिसको अराकान रीजन बोलते हैं, जहां पर ये चौकपुर का इलाका है, वहां पर एक्सक्लूसिव राइट्स है ये गैस रिजर्व्स को एक्सप्लोर करने का, ठीक है। और एक मैंने कहा कि 771 किलोमीटर का क्रूड ऑयल पाइपलाइन भी बना है, और इसमें गैस में म्यांमार का शेयर है 36% और ऑयल में है 49% है। तो ये आप देख रहे हैं। अ, इसके अलावा आपको मालूम है कि कोको आइलैंड्स में जो उनकी जो मॉनिटरिंग फैसिलिटी है, तो ये तमाम तरह के ये फुटप्रिंट्स है, चाइनीज फुटप्रिंट्स है। तो कहीं पे ये इसको आप चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का आप इसको दर्जा दे सकते हैं, उसको रोकने की कोशिश कर हो रही है।
और जाहिर सी बात है, ये जितने चिंस हैं, कचिन्स हैं, ये सारे के सारे जो है ये अमेरिका और वेस्ट के द्वारा ये लोग प्रेरित और संचालित लोग हैं। तो जब यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन होगा, और मैं रोहिंग्या इश्यू को भी इसी से तरह के देख सकता हूँ। जिस तरह से हमास जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा है था चाइना मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के लिए, उसी प्रकार ये जो आपके रहे रोहिंग्या है, ये बहुत बड़ा खतरा। चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके, ठीक है। तो ये सबको डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई ना कोई तत्व चाहिए। अब पाकिस्तान में है, तालिबान है, और भी तरह के लोग हैं जो एंटी पाकिस्तान है, ठीक है। तो इसको सबको मतलब टारगेट किया जा रहा है। अब जहां तक चाइना यूएस रिलेशनशिप रिलेशंस का बात है, तो मैंने आपका कहा कि 2008 के बाद इन पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगाए गए, सैंक्शंस लगाए गए। ये 1988 के बाद से, और 2008 के बाद फिर धीरे धीरे वो हिलरी क्लिंटन के देखरेख में उसको धीरे धीरे सैंक्शन ईज किए गए, ठीक है। फिर 2011-12 आते आते वहां फिर एम्बेसडर दोबारा बहाल किया गया। 2013 तक अमेरिकन कंपनीज को यहाँ इजाजत मिल गई यहाँ काम करने के लिए। और उसके बाद यहाँ के जो प्रेसिडेंट है टिन शेन, वो अमेरिका भी गए थे, व्हाइट हाउस भी गए थे। 47 साल के बाद खुद प्रेसिडेंट वहां वहां पे चले गए थे, ठीक है ना। तो सीआईए का भी, जैसे मैंने कहा, वहां बहुत बड़ा रोल रहा है कि अभी एक बर्मीज गवर्नमेंट ने 2007 में कहा कि एक करेन नेशनल यूनियन का एक लीडर था जिसको उन्होंने, कहते हैं कि सीआईए ने उसको असैसिनेट करवाया, क्योंकि वो जो वहां पर जो म्यांमार सरकार थी उसके साथ समझौता करना चाहता था, ठीक है। और एक जर्मन एजेंसी के अनुसार जो वहां पर अमेरिकन एम्बेसी है, वहां पर सीआईए का एक इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी है जो कि जासूसी करता है, ठीक है। अगर 2011 में विकीलीक्स के मुताबिक, ठीक है, ये सिविल कुछ अमेरिका ने कुछ या सीआईए ने कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को लेवरेज करके उसने जो ये मिडस्टोन डैम है उस पे काम रुकवा दिया। और एक और बात आपको बता दूं, और ये बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि म्यांमार जो है वो विकल्प नहीं चाहता है। और बड़े जिम्मेदारी के साथ ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है। उन्होंने कई बार हम हमारे पास भी आए हैं, हमने जो हो सकता था हमने उनके लिए किया भी है, ठीक है ना। बहुत कुछ किया, कुछ ऊपर से, कुछ कोवर्ट तरीके से। अमेरिकन को भी ये रीच आउट करने को बहुत कोशिश किए हैं। और मार्च ये 2021 के बाद इन्होंने एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने अमेरिका से एक इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर के द्वारा अ, उनसे अमेरिकन से फिर रीच आउट करने की कोशिश की है। और वहाँ के जो हुक्मरान हैं, मिलिट्री हुंटा जो है, कहते हैं कि वो सूची के चाइना से बढ़ते नजदीकियों को, ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है कि अभी तक तो ये समझा जा रहा था कि ये हुंटा का मतलब बिल्कुल ब्लेसिंग है उनके ऊपर ये चाइना का। लेकिन सू ची बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गई थी ये चाइनीज इस्टेब्लिशमेंट के प्रति। तो इसलिए भी इन्होंने ये वहां पे रीच आउट करने की दोबारा कोशिश की, जिसमें कि मैंने कहा कि इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर का बहुत ने वो लिंक का काम किया है, और चाइनीज से कोई खास लगाव नहीं है बर्मीज का।
ये भी मैं आपको बता दूं। और इनके जो थ्रेट परसेप्शन है गायत्री जी, अगर जो इनकी सेना जो है, ये कभी बाहर इनका तो मैंने वो पूरा वो मिलिट्री डॉक्टरिन देखा है, और इनका जो थ्रेट परसेप्शन बिल्कुल इनवर्ड है इनका। ये सिर्फ अपना मतलब ये जो पूरी सेना जो आप देख रहे हैं और ये सैनिक व्यवस्था जो है बस, या उनकी संगठन जो है बस इसी की तरफ डिजाइन है कि किस तरीके से वो अपने देश को इन ये जो आउटर बर्मा जो है जिसमें ये कचिन्स और ये आपके चिन्स और ये अरकनीज और शांस और करेनीज और करेज कैसे इनसे देश को बचाया जाए। तो इसको एक तो इसलिए उनकी जो काउंटर इंटेलिजेंस व्यवस्था जो है, बिलीव इट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, म्यांमार का। उनको बाहर से कोई खतरा नहीं महसूस होता। उनको थोड़ा खतरा लगता था कि यांगोन से आके कहीं तुरंत मतलब समुद्र के रास्ते से आके कोई सीधे कैप्चर न कर ले कैपिटल को, तो उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया नापीटाओ में थोड़ा, और नॉर्थ नॉर्थ चले गए। ठीक है। अब इधर इस दौरान कुछ और चीजें देखने को मिली हैं कि रशिया के साथ इनका डिफेंस कोऑपरेशन काफी बढ़ रहा है। हाँ? और ये पिछले कुछ सालों में खास करके 2007 के बाद से, अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक एक्सरसाइज चल रही है। हाँ, ए, रशिया के पैसिफिक फ्लीट और अ, इसके बीच में और म्यांमार में भी कर रही है, अंडमान कोस्ट के अंडमान सीज में। ठीक है ना, मतलब जो सदर्न पार्ट है जो है इसका म्यांमार का उधर, तो वहाँ एक और अभी वहाँ के यहाँ तक कि जो उनके जो सीनियर जनरल है लिंग ऑन लिंग, वो अभी एक रशियन डिस्ट्रॉयर पर उनका काफी मतलब उनका स्वागत किया गया और वहां पर उन्होंने काफी समय गुजारा। अ, फरवरी 2021 के ये coup के बाद नजदीकियां और बढ़ रही हैं रशिया से। और सबसे बड़ी बात है कि नजदीकियों का बढ़ने का एक और कारण है कि रशिया यूक्रेन वॉर लेके रशिया भी आइसोलेटेड है, और म्यांमार भी अभी आइसोलेटेड है, तो फिर सैंक्शंस लगाए गए हैं। 2022 में ये लिंग ऑन लिंग ने मॉस्को का भी दौरा किया, और जहां तक वहां पे बौद्ध द बुद्धिस्ट फैक्टर का की बात है, तो लोग ये ना भूलें कि ये जो वहां के भिक्षु ही थे, यानी द मंक्स, ने सूची को इतना प्रोमिनेंट बनाया था। 2007 में उन्होंने ही सरकार के खिलाफ सैफरन रेवोल्यूशन किया था, जब कुकिंग गैस वगैरह के जब प्राइस बहुत बढ़ गए थे। लेकिन रोहिंग्या इशू में जो बौद्ध भिक्षु हैं या जो बौद्ध संस्था जो है उनका बिल्कुल उनको कड़ा समर्थन मिला। वाथवा एक वहाँ एक भिक्षु हैं जिनके आर्म्ड फॉलोअर्स हैं। ठीक है। और वो बिल्कुल एंटी कू जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ हैं। एक सिटागू नाम के एक मंक है जो कि मिन लैंड के साथ, जिसको बुद्ध लोग बिनोवलेंट किंग बुलाते हैं, अभी जो रूलर है जो मिलिट्री हुंटा के मिन लैंड, उनको बिनोवलेंट किंग को कह के पुकारते हैं। तो मतलब एक बहुत बड़ा रोल है उनका, और ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी मंक्स हैं भिक्षु हैं जो कि इनके खिलाफ भी है, मिलिट्री हुंटा के खिलाफ भी है। अब हमारे ऊपर और क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है, तो आपने देखा तो आप देखिए, शायद दर्शकों को ये मालूम ना हो कि मणिपुर जो है और वो इलाका जो है, वहां पर एस्टिमेटेड 5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ ऑयल, मणिपुर। ठीक है। एक वो भी कारण है। एक फर्म है जुबलिएंट एनर्जी, जो वहां पे 30 ऑयल फील्ड ड्रिल करने की योजना बना रही थी। और मुझे याद है कि वहां से लोगों को ले जाके एक एनजीओ था, एनजीओ का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो उनको मिनरल एक्टिविज्म या ऐसे ही कुछ बोलते थे, उनमें उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिस तरह से आपने कडाकुलम में देखा ना।
उसी तौर पे वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। जब उन पे क्रैकडाउन हुआ भारत सरकार के द्वारा, तो मुझे अभी भी याद है कि ये सबको पैसा देकर इन्होंने थाईलैंड बुला लिया और वहां पर उनकी ट्रेनिंग की गई। तो इससे जाहिर होता है कि जो भी आप मणिपुर में आप देख रहे हैं, इसमें ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा क्या है कि क्योंकि म्यांमार इज द गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी पॉलिसी के अनुसार ये हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण जगह, एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट था, इसलिए भी मणिपुर को इस तरह से डिस्टेबलाइज किया गया। आपको मालूम है कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड एक रोड बनने वाली थी, ठीक है, तो ये तमाम चीजें, इसमें ओपीएम भी है। ओपीएम की तो सब बात करते हैं, नारकोटिक्स की, इसमें ऑयल भी है, इसमें ट्रेड भी है, और इसमें इंडिया का जो साउथ ईस्ट एशिया जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसको भी निगेट करने की कोशिश की गई है। इसीलिए पहले आपने देखा कि मणिपुर में आग लगाई गई, अब नीचे मिजोरम के इलाके में आग आग लगी हुई है। और हमारे इंटरेस्ट में यही है कि म्यांमार में स्थिरता कायम हो, और मेरा अपना रिकमेंडेशन है कि हमें वहाँ की जो मिलिट्री junta जो है, जो भी उसके उसके साथ बिल्कुल उनके सपोर्ट में हमको खड़ा होना चाहिए, ताकि सिचुएशन स्टेबलाइज हो। और हमने डेमोक्रेसी का ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है ना, और ना ही अमेरिका ने ठेका ले रखा है। अगर अमेरिका ने ठेका लिया ले रखा होता है डेमोक्रेसी का, तो आप बताइए कि उन्होंने जो बाइडन ने वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज का मीट बुलाया था, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने दावत दी थी, इनवाइट किया था, लेकिन शेख हसीना को नहीं दी। और अभी बांग्लादेश में अगर आप देखें कि वो शेख हसीना के क्यों खिलाफ हैं, और तमाम जो ये अच्छा हाँ, एक और चीज मैं भूल गया, एक और सामान्यता है कि ये जितना उथल पुथल और ये जो वायलेंस और ये इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं आप म्यांमार में, वहां की जो जनता जो है, वो जॉर्ज सोरस को ब्लेम करती है, ठीक है, जॉर्ज। और जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, तो वहां वो तख्ता पलट इसलिए करना चाहते हैं कि किसी तरीके से ये चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर ये ना बन सके। बांग्लादेश ने 2 सबमरीन लिए हैं चाइना से, जो कि वहीं पे, जो कि चिटागोंग के पास में। जब आपके 2 सबमरीन होते हैं, तो उसका बहुत सारा मैसेजिंग जाता है, और एक जो पूरा मैरीटाइम जो इन्वायरमेंट है, वो बदल जाता है। दूसरा है कि एक ये भी बात सही है कि एक सोना दिया एक जगह है जहाँ पे चाइना ये बिल्कुल चिटागोंग से और नीचे साउथ में एक सोना दिया, वहां पर चाइना टीम ये डीप वाटर पोर्ट बनाना चाहती थी, लेकिन उसको हमने जो भी अपना डिप्लोमेटिक तरीके से उसको उठाया, और वो किसी तरीके से हमने उसको स्टॉल हमने हमने किया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, ये हटाना इसलिए चाहते हैं शेख हसीना को कि वो वो चाहते हैं कि बांग्लादेश इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हिस्सा बने। बीइंग सच ए वाइटल कंट्री इन बे ऑफ बंगाल, वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हिस्सा बने। चाइना ने उनको बिल्कुल कह दिया है कि उनके उनके लिए ये बिल्कुल मतलब उनके लिए ये असहनीय है कि बांग्लादेश किसी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी या क्वाड्स का हिस्सा बने। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सचमुच में अगर आप देखें कि अगर वहां चुनाव हो, तो आज भी शेख हसीना की हालत बहुत मजबूत है वहां। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि जब भी ये चुनाव होता है, तो आजकल एक जब आप जानते हैं कि हम हारने वाले हैं, तो आप उस प्रक्रिया में आप हिस्सा ही नहीं लेते हैं। और फिर जब आप हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये तमाम जो ये अ, ऐसे जो ताकते हैं, वो कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो कोई अपोजिशन था ही नहीं, तो आप ये कैसा चुनाव हुआ, ठीक है ना। वो उसी तरह की बात है कि आप कोर्ट में गए और आपका
जो ऑपोजिट पार्टी है वो कोर्ट में आए ही नहीं, और फिर जज साहब बोले कि ये कैसे मैं फैसला दे दूं, आपका ऑपोजिट पार्टी तो आया ही नहीं। तो ये भी एक तरीका है, और यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, लेकिन आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा कि दो चीजें, कि कृपया जो हो रहा है, जो हुआ मणिपुर में, उसको आप इसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, उसके तहत आप इसको देखें तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। आई होप आई हैव बीन एबल टू कन्वे। जी सर। सर, एक दो क्वेश्चंस हैं। इनके प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया कि देश टूटने की कगार पर है। इज इट रियली दैट बैड? नहीं, मैंने कहा ना कि पहले जो भी होता था, ये इंसर्जेंसी तो चल ही रहे थे। इनके रोज युद्ध होते थे, करेंट्स के साथ हो रहा है, कभी चिंस के साथ एक्शन कर रहे हैं, म्यांमार नागा हिल्स में कर रहे हैं, ठीक है ना, अरकनीस के खिलाफ होता था, शांत से थोड़ा शांत है, जो चाइना बॉर्डर कोकैन का एरिया है वहां पे, तो ये तो होता रहता था। कचिंस के खिलाफ भी होता, लेकिन ये बिल्कुल, ये जैसे ये बीच का इलाका जो है, जिसको मैंने सेंट्रल बर्मा, जो कि जहाँ पे बर्मन्स रहते हैं, उस इलाके में भी ये इनके पीपुल्स डिफेंस फोर्स बने हैं। तो ये बाहर भी, मतलब इस तरह के इन पर हमले हो रहे हैं, अंदर भी हमले हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पहले से ये काफी इसमें फर्क दिख रहा है, और उम्मीद करते हैं कि इस पे ये काबू पा जाएंगे, लेकिन हालात गंभीर है। अगर तुलनात्मक तौर पे आप देखें पहले से, तो हालत निश्चित गंभीर है। और एक और बात आपको बता दूं कि ये पश्चिम देशों का बड़ा इन्होंने ढिंढोरा पीटा, सूची को शांति का पुरस्कार दिया, नोबेल प्राइज दिया, ठीक है ना। जब सूची ने रोहिंग्या के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब उन्होंने मुहिम छेड़ी, यहाँ से उनको भेजा गया था हेग में, तब यही लोग गाली देने लगे कि तो महिला गलत है, इसको तब गलत आदमी को हमने वो दे दिया। तो हर कंट्री के अपने हालात होते हैं, हर कंट्री का अपना थ्रेट परसेप्शन होता है। मैंने जैसा कहा, उनको उनका थ्रेट परसेप्शन ना तो चाइना से है, ना इंडिया से है, ना कोई, बस उनका थ्रेट परसेप्शन सारा इंटरनल है, और फॉरेन मनी मैनिपुलेशन से। तो किसी भी आप इंडिया को उसके साथ आप इसको जोड़ के नहीं देख सकते हैं, या किसी दूसरे कंट्री, सब कंट्री के अलग 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 थ्रेट परसेप्शन होते हैं। और हमने हमको तो वही करना चाहिए जो हमारे इंसर्जेंसी इन्वायरमेंट को, क्योंकि बड़ी एक, मैं हमेशा कहता था कि अगर इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वो नॉर्थ ईस्ट। मैं कई बार वहां मैंने दौरा किया, लेकिन उसके बाद किसी की नजर लग गई, आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ। लेकिन मणिपुर में जो भी हो रहा है उसको कृपया आप म्यांमार से जोड़ के देखें उसको। जैसा मैंने कहा कि क्रिश्चियनिटी भी एक ही व्यक्ति और उसके फॉलोअर्स ने उस एरिया में किया, आउटर म्यांमार में। और बहुत सारे फिर आपको तो ये भी मालूम है कि बर्मा वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट गॉट सेपरेटेड इन 1937, ठीक है ना। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना, उसके बाद ये बर्मा, ये वो फॉर 20 ईयर्स देवर विद अस। तो वहां पर जो होता है इसका असर पड़ता है, हम असर दिल्ली में नहीं महसूस करते, क्योंकि आज भी नॉर्थ ईस्ट से हमारा ज्यादा वो सेंसिटिविटी हमारा उतना नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ना कि जो मैंने जगह के नाम बताए वो भी शायद लोगों को ना मालूम, ठीक है। जी, जी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी। इट्स लाइक अ फुल होलिस्टिक पैकेज आई वुड से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। इट वाज़ वेरी, वेरी होलसम आई वुड से द वे वी कवर्ड टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। एंड एक लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि बहुत सारे वहाँ से जो फौजी हैं ना उनके,
वो इधर मिज़ोरम की साइड में अब पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ आर वी जी। गोइंग टू टैकल देम? क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत पोरस हैं उस साइड पर। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा क्योंकि अभी जो हो रहा था, मैं दिल्ली में मैंने देखा जनकपुरी के इलाके में बहुत सारे चिंग्स रहते थे, अभी भी होंगे। तो वो सब थे जब वहाँ के हाँ, ये ऑपरेशंस किया जब वहाँ। क्योंकि मैंने जो आप जनकपुरी वाला बता रहे हैं, मैंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। दैट इज़ अंडर ये यूएनएचसीआर रिफ्यूजी स्टेटस ले लिया इन लोगों ने। दैट इज़ अंडर जी वाईडब्ल्यूसी। सर, जी सर। लेकिन हाँ। अब जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं वो वहाँ के जो एथनिक जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, मतलब चीन जो इंसर्जेंट्स हैं उनके प्रहार से इधर आ रहे हैं। तो ये एक बदलाव है। अब उनको कैसा आप स्टेटस देना चाहते हैं? तो ये दिस इज द सिचुएशन हैज रिवर्स एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, आपने सही कहा कि ये सिचुएशन पहले से कहीं ज्यादा मतलब गंभीर है, आई वुड से। और देखिए, बिना बाहर के ताकतों के इनकरेजमेंट और सपोर्ट के बिना तो ये संभव है नहीं। तो जो आपने मणिपुर में देखा वो भी इन्हीं तत्वों ने करवाया है। और ये भी एक बात है कि देखिए, वो वहां भी लोग, जो मिलिट्री हुंटा है वो बार बार कहती है कि ये सब जॉर्ज सोरस का करवाया हुआ। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।